हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का दिसंबर 2023 के लिए कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है। फ्री बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यूनिट 1 से लेकर 10 तक आपको दोनों पेपर्स का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। डेली बेसिस में स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। क्लासेस यूट्यूब पे कंडक्ट की जाती हैं। पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। मॉक टेस्ट कंडक्ट हो गया एक रिसेंट, अभी हम कल ही मॉक टेस्ट कंडक्ट करके हटे हैं। पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अप्रॉक्स 100 मेंबर्स हमारी फैमिली में जुड़ चुके हैं। यहाँ पे यूट्यूब चैनल में भी 100+ मेंबर्स हमारे हो चुके हैं। सो दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कर दो। क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। सो जो आज हमारे पेपर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास को हमने कंटिन्यू करना है, क्योंकि कल यही क्लास थी बट कल हमने मॉक टेस्ट कंडक्ट किया था। सो पहले यही क्लास का टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। देखो, हमने जो अब स्टार्ट किए हैं, हमने 100% शॉर्ट टॉपिक स्टार्ट किए हैं। यानी ये वो टॉपिक्स हैं जो पेपर में आए हैं और आएंगे ही आएंगे। पूरी 100% प्रोबेबिलिटी है। टीचिंग एप्टीट्यूड से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी एक क्लास इसकी कंडक्ट कर ली। सो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट शिफ्ट होते हैं। अप्रॉक्स पेज नंबर 47 के अराउंड थे हम, जहाँ पे हमने अपना लास्ट सेशन कंक्लूड किया था। सो यहाँ से जोन ये हमने कर लिया था सारा। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। हाँ, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे एक अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का। देखो, आपको पता है कि आपने कॉन्सेप्ट को फॉर्म करना है, मतलब कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्लियर होगा, आपने किस तरीके से उसको समझना है बीइंग अ लर्नर। उसमें एक क्वेश्चन आया था पेपर में, उन्होंने कहा था आप करेक्ट सीक्वेंस में स्टेजेस को अरेंज करो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए। यानी उन्होंने आपको सारे के सारे स्टेप्स दे दिए बट वो जम्बल्ड वे में थे। उन्होंने कहा आप अरेंज करके बताओ कि इसका क्या करेक्ट सीक्वेंस होगा अगर हम इसको माने कि ये कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की स्टेजेस है। सो सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम को या टॉपिक को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की सबसे नंबर 1 स्टेज है। जब आपने टॉपिक को या प्रॉब्लम, यानी कौन सा टॉपिक आपने स्टडी करना है, कौन सी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन चाहिए, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपको डाटा जो उस प्रॉब्लम या टॉपिक के साथ रेलेवेंट है ना, उसको इन्यूमरेट करना पड़ेगा, उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, टॉपिक आइडेंटिफाई करना इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग, ठीक है, वो आपने कर ली। बट उसके रिगार्डिंग अब आपको डाटा चाहिए। तीसरे स्टेप में ग्रुप करोगे आप आइटम्स को कैटेगरी के बेसिस में, जिनके कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे मेंबर्स के। यानी देखो, आपने अब डाटा कलेक्ट कर दिया, अब आपके पास जितनी आइटम्स आ गए ना, आप उनको कैटेगरी वाइज ग्रुप कर दोगे। यानी जो जिन आइटम्स की सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स है ना, यानी जो मेंबर्स हैं, यानी वो सेम है, जिनके पास सेम कॉमन फीचर्स हैं, उनको आप इकट्ठा कर दोगे, बाकियों को इकट्ठा कर दो। ये होती है ग्रुपिंग आइटम्स। और लास्ट में हम लेबल्स डेवलप करेंगे कैटेगरीज के लिए। यानी जो हमने कैटेगरी बना ली पिछले स्टेप में, आइटम्स उस कैटेगरी में आ जाएंगे ना, उसके आप लेबल्स डेवलप कर दो। सो इन शॉर्ट अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में सबसे पहले टॉपिक और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसके रिगार्डिंग उसके रेलेवेंट जो डाटा है वो कलेक्ट किया जाता है, फिर वो ही डाटे को कैटेगराइज किया जाता है उनके फीचर्स के, उनके कॉमन एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे, और फाइनली उन कैटेगरीज के लिए लेबल्स बना दिए जाते हैं। सो ये था करेक्ट सीक्वेंस स्टेजेस का कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक टॉपिक आता है प्रॉबिंग का। बड़ा देखो, अब ये सारे मैं बारी बारी नहीं कहूँगा, ये सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कौन सा मर्जी पिछला पेपर उठा के देख लो, आपको सभी कोई ना कोई टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाएगा, डैम श्योर है, 101%। सो प्रॉबिंग क्या? देखो, प्रॉबिंग ना एक अप्रोच है जिसका क्या मतलब है, टीचर के जो स्टेटमेंट्स है ना, वो स्टूडेंट्स को इनकरेज करती है एक आंसर को इलेबोरेट करने के लिए, या तो वो अपने ओन वर्ड्स में करे या स्टूडेंट्स की। समझे? मतलब सिंपल वे में क्या कह रही हूँ, देखो, जब टीचर टीचिंग कर रहा है, यानी टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है, एक साइड टीचर होगा, दूसरी साइड स्टूडेंट्स और लर्नर्स होंगे, तब उस क्लासरूम में जब टीचर की जो स्टेटमेंट्स हैं वो इस तरीके से वो स्टेटमेंट्स दे कि वो स्टूडेंट्स को इनकरेज करे कि वो खुद आंसर्स को इलेबोरेट करे, चाहे अपने ओन वर्ड्स में, चाहे दूसरे स्टूडेंट्स के वर्ड्स में। यानी इन शॉर्ट स्टूडेंट्स को इनकरेज करना है वो आंसर्स को इलेबोरेट करें, इसे प्रॉबिंग कहते हैं। यानी एक अप्रोच है। यानी प्रॉबिंग में ये तो ठीक है, वो इलेबोरेट करेगा, आंसर्स देगा। प्रॉबिंग में फॉलोअप क्वेश्चंस होते हैं, आप फर्दर एक्सप्लेनेशन रिक्वेस्ट की जाती है ताकि जो डीपर थिंकिंग और डिस्कशन स्टिमुलेट हो पाए। मतलब सपोज करो
टीचर ने पहले प्रॉबिंग स्टार्ट कर दी, स्टूडेंट्स ने रिप्लाई देनी स्टार्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स के रिप्लाईज के, लर्नर्स के रिप्लाईज के बेसिस पे टीचर फॉलोअप क्वेश्चंस पूछेगा, फिर स्टूडेंट रिप्लाई देगा, फिर वो टीचर भी, यानी ये चीज़ चलती रहेगी, कंटिन्यूस चीज़ है। और इवन कई बार स्टूडेंट्स कहेंगे टीचर को आप इसको और एक्सप्लेन करो, फिर हम आंसर दे पाएंगे, यानी दोनों तरफ से। सो ये डिटेल में ना जब ये प्रॉबिंग की अप्रोच है, जब ये इंटरेक्शंस होंगे, जब डिस्कशंस होंगे, इससे डीपर थिंकिंग, यानी बच्चे भी बहुत गहराई से सोचेंगे, और जो टीचर ने फीडबैक देनी है, जो उसने फॉलोअप क्वेश्चन में, वो भी गहराई से पूछेगा। सो डिस्कशन टेक प्लेस करेगी, यानी डिस्कशंस होंगे तो मतलब कॉग्निटिव एबिलिटीज का यूज होगा, क्रिटिकल थिंकिंग इंप्लाई होगी। यानी इन शॉर्ट ये स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं, यानी जो उनके समझने की क्षमता है उसको और बढ़ाया जा सके, जो उनके थॉट्स हैं, जो वो बोलना चाहते हैं, उनको क्लैरिटी मिले, उनको एक बेस मिल गया, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स वो डेवलप करें। सो ये प्रॉबिंग का मेन मतलब है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, वो कहते हैं डिसीजन ट्रैप्स दैट पर्टेन टू प्रोसेसिंग स्किल्स। अब जो डिसीजन ट्रैप्स होते हैं ना, ये अलग अलग एक्टिविटीज के रिलेटेड होते हैं। पहले हम करेंगे वो डिसीजन ट्रैप्स, यानी वो फैसले लेने तक वो जंजाल जो प्रोसेसिंग स्किल्स के साथ रिलेटेड है। सबसे पहले आता है पीयर ग्रुप प्रोसेस, पुअर ग्रुप प्रोसेस। देखो सिंपल है, इनफेक्टिव या डिसफंक्शनल अगर ग्रुप डायनामिक्स है, वो आपकी इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग को हिंडर करेंगे, उसको रोकेंगे, उसको इनकरेज नहीं करेंगे, उसको डिस्करेज करेंगे। मतलब सिंपल वे में, अगर जो आपका ग्रुप है, अगर देखो आपने अगर डिस्कशंस के बाद फैसले लेने हैं, ग्रुप में डिस्कस करके फैसले लेने हैं, तो अगर आपके ग्रुप के डायनामिक्स डिसफंक्शन है या इनफेक्टिव है, मतलब आप आपस में अच्छे से बात कर ही नहीं पा रहे हो, अपने थॉट्स नहीं रख पा रहे हो, आप उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाए, या कोई भी डिसफंक्शनल चीज हो सकती है, चाहे ग्रुप में इतना लेवल ही नहीं है, यानी जो पर्टिकुलर डिसीजन आपने लेना वो अपने ग्रुप में उतनी एबिलिटी नहीं है। सो ये सारी चीजें, जो ये डायनामिक्स अगर ये डिसफंक्शन है, तो आपकी कभी भी इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं पाएगी, आपके डिसीजन जस्ट टाइम पास के लिए ही होंगे। सेकेंड, इग्नोरिंग नेगेटिव फीडबैक। देखो उन्होंने ये क्वेश्चन कैसे पूछा था, उन्हें आपको ऑप्शंस दे दी थी, उन्होंने क्वेश्चन कहा था आप इसमें से चूज करके बताओ कौन से ऐसे डिसीजन ट्रैप्स हैं जो प्रोसेसिंग स्किल के साथ रिलेटेड है। सो उनमें से एक हमने कर लिया पुअर ग्रुप प्रोसेस। सेकेंड आता है इग्नोरिंग नेगेटिव फीडबैक। देखो अगर आप फेल हो जाते हो, यानी आप कंसीडर नहीं करते या नेगेटिव फीडबैक को एड्रेस नहीं करते, ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप लेते हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के कारण, तो आपके डिसीजंस कभी भी इफेक्टिव नहीं होंगे। मीन टू से कई बंदे, कई लर्नर्स हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सुनने की क्षमता रखते ही नहीं है, उनके दिमाग में एक ही माइंडसेट हो गया, जो हमने कह दिया सो कह दिया, वो ही करेक्ट है। सो ये चीज, अगर आप नेगेटिव फीडबैक, मतलब वो अपने खिलाफ कुछ गलत नहीं सुन सकते, पॉजिटिव जितना मर्जी का तो उनकी तारीफों के पुल जितने मर्जी बांध दो, बट वो नेगेटिव नहीं सुनेंगे। सो ये चीज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बंदा जो नहीं ले पाता ना, यानी जो उसको टैकल ही नहीं कर पाता, तो डैम श्योर है जो उसके डिसीजंस है ना वो फ्लक्चुएट करेंगे, यानी वो इफेक्टिव नहीं होंगे, फ्लक्चुएट तो छोड़ो, इफेक्टिव ही नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है नॉट कीपिंग रिकॉर्ड्स। देखो अगर आप निग्लेक्ट करते हो कि मतलब आप कोई रिकॉर्ड्स या कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन ही नहीं करते डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की, तो इससे क्या होगा, क्या इसका नेगेटिव होगा। देखो इससे एक तो आप अकाउंटेबिलिटी को इग्नोर कर रहे हो, यानी आप जिम्मेवारी लेने से पीछे भाग रहे हो, और आपको आउटकम्स को इवेल्युएट करने में बड़ी डिफिकल्टी आएगी। यानी सिंपल वे में देखो, जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कंपनीज में होता है ना, आप पहले कंपनीज के एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, आपको पता है ना वहाँ पे कितने सॉलिड तरीके से डिसीजन दिए जाते हैं। सो ऐसे ही अगर डिसीजन स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन को लेके या अपने लर्निंग प्रोसेस के दौरान ले, मतलब पूरा हर चीज़ की एक डॉक्यूमेंटेशन हो, मतलब पूरा अफेक्टिव, यानी उन्होंने क्यों ये फैसले किए, सिंथेसिस करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, तो वो फैसले बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होंगे। यानी आप अगर कोई गलत फैसला भी ले रही हो ना, अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, आप अपने आप को अकाउंटेबल भी ठहरा पाते हो, या अगर किसी ने आपको कोई गलत फैमिली में शिकार बना दिया तो उसको अकाउंटेबल ठहरा पाओगे। सो ये चीज़ें सारी तब पॉसिबल है जब एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होगा। अगर कोई प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं है, तो यानी आपकी डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव होगी ही नहीं। ओके, समझ आ गया। आगे चलते हैं, अब आते हैं डिसीजन ट्रैप्स जो थिंकिंग और प्लानिंग एक्टिविटी के साथ रिलेटेड है। जो हमने पीछे डिसीजन ट्रैप्स किए थे, यानी पिछले टॉपिक में वो थे प्रोसेसिंग स्किल्स के साथ रिलेटेड, अब ये आ जाएंगे थिंकिंग और प्लानिंग एक्टिविटीज के साथ रिलेटेड। नंबर 1 पे आता है प्लंजिंग। देखो आप अगर ना ध्यान से देखो, आपने ऐसे टॉपिक ना पढ़े भी नहीं होंगे जो पेपर में पूछे गए हैं। सो ध्यान से सेशन को समझो, टॉपिक को समझो। देखो प्लंजिंग क्या है, देखो बेसिकली इट रेफर्स टू इम्पल्सिवली और हेस्टिली मेकिंग डिसीजंस विदाउट फुली कंसीडरिंग द कंसिक्वेंसेस और कंडक्टिंग प्रॉपर एनालिसिस। बिना सोचे समझे कुछ इंफॉर्मेशन को
एनालाइज करके फैसले लेने, उसको प्लंजिंग कहते हैं। सोचा नहीं, ना कुछ देखा, ना ऑप्शंस देखी, ना अगर जो ऑप्शंस अवेलेबल उनके रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट किया, उसको एनालिसिस किया, ऑप्शंस को आपस में कंपेयर नहीं किया, उसके क्या अगर आप ये चीज चुनते हो उसका क्या कंसिक्वेंस होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, उसको भी पूरा इग्नोर कर दिया। मतलब सीधी सी बात, अब आंखें बंद करके कान बंद करके फैसला लेना, उसे प्लंजिंग कहते हैं, यानी इंपल्सिवली और हेस्टिल के लिए फैसले। सो इसमें आप क्या करते हो, डायरेक्टली ना आप टास्क और प्रॉब्लम में जंप कर देते हो विदाउट सफिशिएंट प्रिपरेशन और थॉट। मतलब अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बजाऊं, दिसंबर में पेपर हो रहा है, बिना सोचे समझे कुछ तैयारी किए, कुछ एनालिसिस कर, बस मुंह उठा के पेपर देने चले गए, दैट इज प्लंजिंग। समझ गए अब तो। सेकंड आता है फ्रेम ब्लाइंडनेस। क्या होता है, देखो फ्रेम ब्लाइंडनेस तब होती है जब इंडिविजुअल्स फेल हो जाते हैं, वो रिकॉग्नाइज या कंसीडर नहीं कर पाते अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स को और फ्रेमवर्क्स को एक सिचुएशन को समझते टाइम। मतलब जब आप कोई प्रॉब्लम को, टास्क को या सिचुएशन को समझ रहे हो ना, आप उसके अल्टरनेटिव्स नहीं समझ पा रहे। मतलब आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब देखो हर एक चीज को देखने के ना अलग अलग नजरिए होते हैं, वो आप पर्सपेक्टिव से वो नजरिए बना ही नहीं पा रहे हो। मतलब आप एक पर्टिकुलर चीज को एक ही तरीके से देख रहे हो, अलग अलग नजरिए नहीं आपके बन पा रहे। सो इसे हम फ्रेम ब्लाइंडनेस कह देते हैं। यानी फ्रेम ब्लाइंडनेस मतलब फ्रेमवर्क नहीं आप देख पा रहे कि किस फ्रेम में ये प्रॉब्लम या सिचुएशन को टैकल करना है। सो ये फ्रेम ब्लाइंडनेस होती है, यानी इसमें आप ना लिमिटेड होते हो अपने व्यू पॉइंट में, यानी डिफरेंट वेज इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने का आप देखते ही नहीं हो, या प्रॉब्लम को अप्रोच करने के तरीके नहीं देखते हो। इसको बाद में करते हैं, सिंपल वे में समझाता हूँ। सपोज करो आप जा रहे हो माउंटेन हिली एरिया में, ठीक है, हिली एरिया में आपने एक डेस्टिनेशन पे जाना है, उसके 5 रास्ते हैं। एक रास्ता सबसे छोटे डिस्टेंस का और सबसे खतरनाक है, यानी वो रास्ता इतना है कि वो आपकी लाइफ को इंडेंजर कर सकता है। बाकी के 4 रास्ते, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई सेफ है, कोई मतलब अलग एरिया से जाता है, पर कौन सेम डेस्टिनेशन पे जाओगे, किसी में टाइम ज्यादा लगता है। आपने अब डेस्टिनेशन पे जाना है, आपने बिना सोचे समझे छोटा रास्ता पकड़ लिया, मतलब दूसरे ऑप्शंस तो देखी ही नहीं, माइट भी, और जब आप ऑप्शन पे तुर रहे हो यानी चल पड़े, आगे आपका एक्सीडेंट होगा। सो ये होती है फ्रेम ब्लाइंडनेस, यानी जो आपने सिचुएशन को समझना है, आपने अपना व्यू पॉइंट लिमिटेड कर लिया, बस जो एक दिमाग में चीज बिठा ली सो बिठा ली, उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया दूसरी वेज का, यानी उस प्रॉब्लम को, उसको व्यू मतलब उस इंफॉर्मेशन या प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए या इंफॉर्मेशन डिफरेंट गैदर करने के लिए आपने हिम्मत ही नहीं की। हिम्मत तो बहुत दूर की बात है, मतलब हमने ट्राई ही नहीं किया कि उसको हम डिफरेंटली भी कोई अप्रोच कर सकते हैं, यानी आपने कोई अलग वे कंसीडर ही नहीं की। सो ये होती है फ्रेम ब्लाइंडनेस। आगे चलते हैं, आगे आता है हमारे पास पुअर फ्रेम कंट्रोल, यानी बेसिकली इसका क्या है, अनएबिलिटी और इफेक्टिवली establish and control the frame of reference or context in which a decision is made। यानी आपने यानी आप इनेबल हो, आपके पास एबिलिटी नहीं है कि जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आपने डिसीजन लेना है, आप उसको इफेक्टिवली एस्टैब्लिश और कंट्रोल कर पाओ। यानी देखो आपको हर चीज करने का एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, यानी आपने दायरा सेट करना है कि हमने ये चीज दायरे में, इस दायरे में ही करनी है, यानी हमने इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी निकालना है, उस प्रॉब्लम का हल तक पहुंचना, बस पहुंचना दायरे के अंदर है। यानी मतलब अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, मान लो अगर आपके बड़ी इजी वे में समझाता हूं, सपोज करो आपको किसी ने बुली कर दिया या किसी ने आपको पीट दिया, ठीक है, अब आप बदला लेना चाहते हो। अब वो बंदा था लोअर लेवल का, मतलब चीप बंदा, ये आप हो बड़े डिग्निफाइड फैमिली से बिलोंग करते हो, बड़े मतलब बहुत स्टैंडर्ड के बंदे हो, अब वो गाली गलौज करते आप नहीं कर सकते, मतलब समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूं। अब आप अपना बदला लेना चाहते हो, अब आपने बदला तो लेना है, बट आप अपनी सोसाइटी को, अपनी डिग्निटी को नहीं कॉस्ट पे ला सकते, यानी कि आपको एक दायरे में रह के बदला लेना पड़ेगा, मतलब आपका भी कुछ ना बिगड़े और आपका बदला भी ले जाए। ये होता है आपने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डेवलप किया, बट पुअर फ्रेम कंट्रोल मतलब आप अपना दायरा सेट ही नहीं कर पाए, मतलब आपको अपना दायरा नहीं सेट करना हुआ, आपने भी वही लेवल पे चले गए, गिर गए नीचे लेवल पे। ये होता है पुअर फ्रेम कंट्रोल, यानी आपने जिस कॉन्टेक्स्ट में फैसला लेना है या जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप उसको इफेक्टिवली ना तो स्टैब्लिश कर पाए और ना कंट्रोल कर पाए। यानी इसमें बेसिकली जब बाउंड्री सेट करने में डिफिकल्टी आ रही है, यानी आपकी क्या बाउंड्री है, आपने उससे आगे जाना नहीं है, क्या क्राइटेरिया यूज करना है या क्या पैरामीटर्स आपके डिसीजन, आप उस चीज को ना तो स्टैब्लिश अच्छे से कर पा रहे हो ना कंट्रोल कर पा रहे हो। सो समझ गए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, डिसीजन ट्रैप्स का आगे टॉपिक। डिसीजन ट्रैप्स
देखो अगर मैं सिंपल वे में बताऊं ना, देखो जो डिसीजन ट्रैप होते हैं ना, ये कॉग्निटिव बायसेस होते हैं जो आपके पुअर डिसीजन मेक में लीड करते हैं। सिंपल वे में ये आपके दिमाग के यानी कॉग्निटिव बायसेस हैं, यानी जो आप भेदभाव अपने दिमाग में करते हो वो डिसीजन ट्रैप्स होते हैं असल में। यानी आपके ये अलग अलग चीज़ों के साथ रिलेटेड है। सो इन शॉर्ट अगर आप अपने दिमाग में भेदभाव कर रही हो ना, डैम श्योर आपकी जो डिसीजन मेकिंग है ना वो कहीं ना कहीं पुअर ही होगी। अब इसमें कुछ कॉमन डिसीजन ट्रैप्स करने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है ओवर कॉन्फिडेंस। क्या ओवर कॉन्फिडेंस तो सबको ही पता है। जो बंदा अब ये बिलीफ रखता हो कि उसको ही सबसे ज्यादा पता है, ओवर कॉन्फिडेंस। यानी मान लो सपोज करो जैसे अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो, मतलब आप में से नहीं कोई भी हो सकता है, जस्ट एग्जांपल है, स्टिक मत करो, तो उसको इतना कॉन्फिडेंस है ना, मैं तो बिना पढ़े एक चुटकी में अपना यूजीसी नेट का क्लियर कर दूं, वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है। यानी वो ये समझता है कि मुझे तो सबसे ज्यादा आता है। सेकंड आता है टेकिंग शॉर्टकट। जब देखो टेकिंग शॉर्टकट एक ऐसी टेंडेंसी है जब आप डिसीजंस बनाते हो इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ। मतलब आपने एक फैसला लेना है, आपके पास अभी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है बट आपने फैसला ले लिया। आपको पता नहीं, कहावत है आधी इन अधूरी इंफॉर्मेशन ज्यादा हार्मफुल होती है एज कंपैरेटिव टू पूरी इंफॉर्मेशन। सो आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन थी उसको आपने देख के डिसीजन ले लिया, बाद में रिजल्ट और कुछ ही नहीं निकला। सो ये होता है टेकिंग शॉर्टकट्स का नतीजा। बीइंग अनसिस्टमैटिक, जब आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच को डिसीजन मेकिंग में फॉलो नहीं करते, मतलब कभी इधर का फैसला ले लिया कभी उधर का ले लिया, मतलब ये इंफॉर्मेशन ले ली वो ले ली, मतलब आपके पास कोई सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है फैसले लेने का, तो तब भी आप डिसीजन ट्रैप में हो। फ्रेम ब्लाइंडनेस, ये तो मैंने आपको बता दिया। मतलब जब आप एक ही नजरिए से देखते हो, जो दिमाग में आया वो ही पक्का, फेविक्विक का जोड़ कभी नहीं टूटता, फेविकोल का जोड़, यानी वो फ्रेम ब्लाइंडनेस होती है। नॉट कीपिंग रिकॉर्ड्स को मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, यानी जब आप फेल हो जाते हो अपने डिसीजंस को या उनकी जो आउटकम निकली उनका रिकॉर्ड लेने में, यानी ये प्रीवियस टाइम के भी हो सकते हैं, अगर आपने पहले कोई फैसला लिया या अभी प्रेजेंट में लिया उसका आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। सो ये थे कुछ डिसीजन ट्रैप्स जो कॉमन डिसीजन ट्रैप्स है। अब ना आगे एक आते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स। उनका डेवलपर कौन है, बहुत बट ठीक है, बस आपको इतना जरूर पता होना चाहिए इन मॉडल्स का डेवलपर कौन है, क्योंकि इतनी डिटेल में कभी भी नहीं पूछे गए। देखो सबसे पहला था कॉन्सेप्ट ऑफ सिनेटिक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ सिनेटिक्स को हिल्डा टाबा ने डेवलप किया था। हिल्डा टाबा, उसने कॉन्सेप्ट ऑफ सिनेटिक्स को डेवलप किया था। आगे आते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजेशन, इसे माइकल प्रेस्ले ने डेवलप किया था। उसने इसका कॉन्सेप्ट यानी उसने पूरा वर्क इस पे किया था। निमोनिक्स, देखो आगे हम इनको डिटेल में भी करेंगे, कई चीजें बहुत डिटेल में करेंगे। निमोनिक्स डेविड ऑसुबेल ने उस पे काम किया था, यानी उसने डेवलप किया था निमोनिक्स को। लास्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव थिंकिंग, इसे बिल गॉर्डन ने डेवलप किया था। यानी इंडक्टिव थिंकिंग क्या है, वो बिल गॉर्डन का उसमें पूरा योगदान था। नेक्स्ट उन्होंने एक क्वेश्चन आया था पेपर में, वो कह रहे हैं आप बताओ कि जब आप स्टूडेंट्स को लेसन डिलीवर करते हो तो क्या सीक्वेंशियल ऑर्डर उसमें फॉलो किया जाता है। उन्होंने आपको पूरा ऑर्डर दे दिया था बट वो जंबल्ड वे में था, उसको अरेंज करके बताओ। सो सबसे पहले तो आपको जब आपने लेसन को डिलीवर करना है किसी भी स्टूडेंट को, आपको उसकी अटेंशन गेन करनी पड़ेगी, यानी आपको स्टूडेंट का इंटरेस्ट और उसका फोकस क्या है, उसकी क्या अटेंशन है, उसको कैप्चर करना पड़ेगा लेसन देने के बाद। मतलब इन शॉर्ट स्टूडेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, आपको उसको समझना पड़ेगा उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी डिजायर क्या है, वो किस चीज पर फोकस कर रहा है, वो क्या चीज अटेन करना चाह रहा है। जब आप उसको कैप्चर कर लोगे तभी आप आगे बढ़ पाते हो। सेकेंड, इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, आपको जिस स्टूडेंट को या लर्नर को आपने लेक्चर डिलीवर करना है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि जो लेसन वो आप डिलीवर करने जा रहे हो क्या उसके ऑब्जेक्टिव है, क्या आप लर्निंग आउटकम्स डिजायर कर रहे हो, जो लेसन स्टूडेंट को भी आप देने जा रहे हो। मतलब उस लेसन से आप क्या सोच रहे हो कि स्टूडेंट को क्या चीजें समझ आ जाएंगी, कौन से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे, क्या आउटकम्स निकलेंगे, ये सारी चीजें आपको लर्नर को बतानी पड़ेंगी। तीसरे स्टेप में यानी तीसरी स्टेज कौन सी आती है, प्रेजेंटिंग द कंटेंट, यानी अब आप इंट्रोड्यूस करोगे और जो अपना मेन कंटेंट है जो आपके लेसन का, यानी जो कॉन्सेप्ट्स आपने बताने, जो टॉपिक्स आपने क्लियर करने, आप उनको इंट्रोड्यूस कर दोगे, प्रेजेंट कर दोगे, इंफॉर्मेशन जो देनी है दे दोगे, जितने भी इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स हैं जो कॉन्सेप्ट, वो सारे के सारे आप करवा दोगे। नेक्स्ट आता है एलिसिटिंग डिजायर्ड बिहेवियर। अब स्टूडेंट्स इंगेज करोगे आप एक्टिविटीज और डिस्कशन में, ताजो जो वो
जो जिसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि आप डेमोन्स्ट्रेट द डिजायर्ड बिहेवियर, अप्लाई द नॉलेज एंड स्किल्स फ्रॉम द लेसन। सिंपल वे में समझाता हूँ, आपने पहले स्टूडेंट का इंटरेस्ट देखा, उसकी टेंशन देखी, फिर उसको इन्फॉर्म कर दिया, फिर लेक्चर दिया। अब आपने जिस काम के लिए डिलीवर करना था लेसन, यानी जो आपके अंदर का दिमाग था, यानी आप जो अचीव करना चाहते थे, यानी अब आप उसको चेक करोगे। अब आप देखोगे कि स्टूडेंट्स नॉलेज को या स्किल्स को अप्लाई कर पा रहे हैं जो उन्होंने लेसन से सीखी है, यानी जो आप डिजायर कर रहे थे बिहेवियर वो डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है स्टूडेंट में, वो आपको दिख रहा है। लास्ट में आप फीडबैक प्रोवाइड करोगे, फीडबैक ऑफर की जाएगी, यानी चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मतलब स्टूडेंट्स ने आपके अकॉर्डिंग काम किया है या नहीं किया, यानी जो उनको सीखना चाहिए से वो सीख पाए या नहीं सीख पाए। रीइंफोर्समेंट अगर नेगेटिव होगी, इंप्रूवमेंट्स किए जाएंगे, दोबारा से टॉपिक समझाए जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे, स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस और एंगेजमेंट लेसन के टाइम पे वो इंप्रूव हो सके। बेसिकली फीडबैक के बेसिस ही परफॉर्मेंस और एंगेजमेंट है, यानी जो आपको वो परफॉर्मेंस ला के देंगे उससे आपको पता चल जाएगा आपने फीडबैक किस तरीके से दिले। सो ये होता है सीक्वेंशियल ऑर्डर जब आप एक लेसन डिलीवर करते हो स्टूडेंट्स को। आगे एक लाइन पढ़ो, वो क्या कह रहे हैं, द ओपिनियन दैट हिस्ट्री मस्ट इमर्ज फ्रॉम अचीव्स इज क्वेश्चन रैपिडली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो कह रहे हैं एक ना ओपिनियन है, यानी एक ना सोच है कि जो हिस्ट्री है ना, यानी जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट हिस्ट्री है वो इमर्ज होती है अचीव से, इसे ना क्वेश्चन किया गया है बहुत टाइम पीरियड में, यानी वो जो ये सोचा ना इस पे क्वेश्चन मार्क उठाया गया बारी बारी बारी। क्या है अब इसको डिटेल में कहते हैं। देखो जो हिस्टोरियंस है ना, यानी जो पुराने बंदे हैं, उन्होंने एक्सपैंड किया सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन को बियॉन्ड अचीव्स एंड रिटन रिकॉर्ड्स। यानी जो हिस्टोरियंस है ना, जो उनके सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी जिससे उनको इंफॉर्मेशन मिलती है, वो अब अकेला अचीव्स तक सीमित नहीं है, वो अब अचीव से और रिटन रिकॉर्ड से भी आगे जा चुके हैं। यानी उन्होंने अलग अलग नज़रियों को देखना शुरू कर दिया है, ओरल हिस्ट्रीज मतलब पुरानी कहानियां सुननी शुरू कर दिया, मटेरियल कल्चर क्या था, यानी जितने भी उनके पास अवेलेबल है मल्टीपल सोर्सेस एविडेंस के, वो सभी को कंसीडर करना शुरू कर दिया है। सो कंटेंट फाइडेलिटी कंपेल करती है हिस्ट्री रिसर्चर को कि वो सेवरल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन देखें। मतलब इन शॉर्ट सिंपल कहना क्या चाहते हैं, हिस्ट्री को अगर जानना है, जो हिस्टोरियन यानी हिस्ट्री के रिसर्च करते हैं, तो आपके के लिए अकेले रिटन रिकॉर्ड्स और अचीव्स नहीं है, आप बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज पे जा सकते हो, इंफॉर्मेशन को बियॉन्ड अचीव्स और रिटन रिकॉर्ड्स गैदर कर सकते हो, ओरल हिस्ट्री सुनो, पर नजरिए अलग अलग देखो, मल्टीपल सोर्सेज आपके पास एविडेंस के मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है माइकल पोलानी, इसने क्या क्या किया था। देखो माइकल पोलानी की कुछ चीजें देखते हैं। देखो नंबर 1 टैक्टिक नॉलेज। पोलानी का क्या था, उसने आर्ग्यू किया था कि जो हमारी एक्सप्लिसिट नोइंग है, यानी जो हम एक्सप्लिसिटली जो हमारी नॉलेज है वो डिपेंड करती है वास्ट सबटेरियन लेयर ऑफ टैक्सिट ह्यूमन नोइंग, यानी कि जो आप एक्सप्लिसिटली जानते हो, जो आपको एक्सप्लिसिटली पता है, वो सारी चीज़ें ना आपके जो ह्यूमन के दिमाग की मतलब नॉलेज की क्षमता है ना, उसकी जो टेसिड ह्यूमन नोइंग है उसके सब टेरन लेयर उसके नीचे लाई करती है। ये माइकल पोलानी ने कहा था। इम्बॉडीड नॉलेज, इवन माइकल पोलानी ने हाईलाइट किया था जो इम्बॉडीड नेचर है ना ह्यूमन नॉलेज की, या उसका रोल है पर जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव का वो शेप करने में शेपिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वो ये बताता था, पोलानी ने इन शॉर्ट हाईलाइट किया था जो ह्यूमंस का बिहेवियर है, यानी हम ह्यूमन का बिहेवियर रिलेटेड टू उनका समझने का तरीका, मतलब वो किस तरीके से दुनिया को समझ रहे हैं, यानी उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे है, वो क्या उसको कौन शेप करता है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेप करते हैं, उसके जो रहे होंगे उसके नजरिए पर्सपेक्टिव्स जो रहे होंगे, यानी इन शॉर्ट उसने इम्बॉडीड नेचर ह्यूमन नॉलेज की उसको हाईलाइट किया था। ठीक है, समझ के आगे आती है इंटेरोगेटिव एजुकेशन। इसमें सबसे पहले आता है कम्युनल रियलिटी। देखो इंटेरोगेटिव एजुकेशन है ये एम्फसाइज करती है इंपॉर्टेंस कि जो आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो या इंगेज कर रहे हो सोशल और कम्युनल एस्पेक्ट्स को नॉलेज और लर्निंग में, यानी जितने आपके सोशल सोसाइटी के रिलेटेड जितने भी या कम्युनल एस्पेक्ट्स हैं, जो अगर उनको अच्छे से स्टडी किया जा सके, उनको डिटेल में समझा जाए, उनको एनालिसिस किया जाए, और अगर आप उनको रिकॉग्नाइज और इंगेज करते हो उन चीज़ों को नॉलेज और लर्निंग में, तो यानी आप इंटेरोगेटिव एजुकेशन कर रहे हो। मतलब कि इन शॉर्ट हर चीज़ को मद्देनजर रख के हर चीज़ को कंसीडर करो। इसके बाद आती है एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन ये एम्फसाइज करती है, यानी आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाने की ज़रूरत है, नीड है एक एक्टिव पार्टिसिपेशन की, इंगेजमेंट की,
कम्युनिटी और सोशल कॉन्टेक्स्ट की अगर आप बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी रियलिटी को देख के गेन करना चाहते हो। इन शॉर्ट मतलब अगर आप कम्युनिटी को समझना चाहते हो, कम्युनल रियलिटी को समझना चाहते हो, तो आपको कम्युनिटी और सोशल कंटेंट को बहुत डीप में समझना पड़ेगा, उसको विच इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसके एनालिसिस करने पड़ेंगे। सो ये सारी चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। अब आपको एक स्टेटमेंट आई थी, स्टेटमेंट सुनो वो क्या कह रहे हैं, यू कैन मेक द बिहेवियर्स you teach more authentic by changing the irrelevant aspects or context of what you are teaching as often as possible and as many as different ways as possible। सिंपल वो क्या कह रहे हैं, पहले स्टेटमेंट का मतलब समझो। वो कह रहे हैं तुम अगर टीच कर रहे हो तो तुम बिहेवियर्स को चेंज कर सकते हो। अगर तुम ऑथेंटिक चीज़ें बता रहे हो, यानी जो आप चीज़ें बता रहे हो वो ऑथेंटिक है, बड़ी जेन्युइन है, बड़ी रियल है। अगर आप इररेलेवेंट चीज़ें या कॉन्टेक्स्ट जो आप बता रहे हो उनको आप रिमूव कर दो, उनको चेंज करके सिर्फ ऑथेंटिक चीज़ें यानी जेन्युइन चीज़ें बताओ, तो आप अपने बिहेवियर जो टीचर का है उसको चेंज कर दिया। यू कैन मतलब जो बिहेवियर है ना सारे लर्नर्स उसको चेंज किया जा सकता है, चाहे जितना ऑफन पॉसिबल आप उतनी बारी चेंज करो, जितने डिफरेंट वेज है उसमें चेंज करो। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थी। उन्होंने यही पूछा था सेशन रीजन में, ये स्टेटमेंट या करेक्ट है या नहीं है। सो ये करेक्ट थी। यानी अगर आप लर्निंग एक्सपीरियंस को ऑथेंटिक बना देते हो, यानी अगर आप डिवर्स और वैलिड कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हो लर्नर्स को, तब वो अपनी नॉलेज और स्किल्स को अप्लाई कर पाएंगे। यानी आप एक ही चीज़ उनको मत पढ़ाओ, आपको बड़ी चीज़ें, डाइवर्स चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी, अलग अलग चीज़ें वेरिड कॉन्टेक्स्ट में लेके जाओ। मतलब हर तरीके से, जिस तरीके से चीज़ पॉसिबल है उस तरीके से आप करो, जितनी वेज में हो सकता है। तो डैम श्योर है जो लर्नर्स है वो अपनी नॉलेज और स्किल्स को अप्लाई कर पाएंगे। समझ के आगे चलते हैं। आगे है डिफरेंट लर्निंग स्ट्रेटेजीज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन सीक्वेंस फॉर ईच स्ट्रेटेजी। यानी उन्होंने आपको ये मैचिंग के क्वेश्चन में ये टॉपिक पूछा था। वो कह रहे थे आपके पास अलग अलग लर्निंग स्ट्रेटेजीज है, उन स्ट्रेटेजीज के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शंस क्या होंगे। देखो अगर सबसे पहले आती है सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल्स, ये आपकी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो इसका जो लर्निंग होगी वो होगी प्लानिंग एंड फोकसिंग अटेंशन। यानी जो आप प्लान करो, फोकस करो, अटेंशन क्या किस तरीके से काम करना है, तो वो सेटिंग गोल्स और टाइम टेबल्स के अंदर आ जाएगी। ऑर्गेनाइजिंग एंड रिमेंबरिंग, ऑर्गेनाइज किस तरीके से करना, रिमेंबर किस तरीके है, ये निमोनिक्स के थ्रू, इमेजिनरी के थ्रू काम पॉसिबल है। मतलब ये लर्निंग स्ट्रेटेजी है। अगर आप कोई गोल सेट करना चाहते हो या टाइम टेबल सेट करना चाहते हो तो आप प्लान करो और फोकस करो, अटेंशन, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनाइज या रिमेंबर करना चाहते हैं किसी चीज़ को तो ये आपको निमोनिक्स और इमेजिनरी के थ्रू हो जाएगा। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन है वो क्रिएटिंग एग्जाम्पल्स के थ्रू, यानी एग्जाम्पल्स क्रिएट कर दो, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व हो जाएगा। कॉग्निटिव मॉनिटरिंग आप सेल्फ क्वेश्चनिंग और सेल्फ टेस्टिंग से कर सकते हैं। अपने खुद को, अपने आप को क्वेश्चन करो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करो, आंसर्स लाओ, अपने आप को टेस्ट करो। सो ये कॉग्निटिव मॉनिटरिंग के अंदर आ जाता है। आगे एक और लाइन स्टेटमेंट आती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस स्टेटमेंट में वो क्या कह रहे हैं, इन अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, learning of teachers, their professional development and learning of children, their education are inevitably complementary and mutually reinforcing। पहले लाइन समझो, कहते हैं अगर आप एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को देखोगे, जो टीचर्स की लर्निंग है, उनके जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है और साथ में जो चिल्ड्रन की लर्निंग है और उनके जो एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें ना कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर एक होगी दूसरी होगी, एक नहीं होगी तो दूसरी नहीं होगी, और ये म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग है। क्या था इसका मतलब, स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दी। देखो स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में जो लर्निंग है टीचर्स की और जो स्टूडेंट्स की है वो इंटरकनेक्टेड है, वो आपस से जुड़ी हुई है, ये कड़ियाँ हैं, ये दोनों जुड़ी हुई हैं। यानी टीचर की जो लर्निंग है वो हेल्प करती है क्वालिटी जो आप स्टूडेंट की लर्निंग है उसको इम्प्रूव करने में। यानी जितनी टीचर की लर्निंग स्ट्रांग होगी वो एक जितने भी हायर लेवल पे होगी उतना स्टूडेंट की लर्निंग की क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। और जो स्टूडेंट की लर्निंग है वो हेल्प करती है टीचर को मोटिवेट करने की वो अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करे। अब इस भाषा को छोड़ो, सिंपल वे में समझाता हूँ। मान लो एक टीचर है, उसमें उसकी क्लास में 10 बच्चे हैं, एक मतलब 10 के 10 से बच्चे डल है, बेकार है। सेकंड टीचर है, उसकी क्लास में अगेन 10 बच्चे हैं, 10 के 10 इतने इंटेलिजेंट, इतने क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। जो फर्स्ट टीचर है, ठीक है, उसके पास अच्छी लर्निंग है, वो वहीं तक सीमित रह जाएगी। वो नया कुछ टीचर भी कुछ नहीं ट्राई करेगा क्योंकि उसे पता है बच्चों ने कुछ पूछना ही नहीं है आगे से, जो उसने पढ़ा दिया वो बेस्ट है। जो सेकंड सिचुएशन है उसमें टीचर पढ़ाएगा, बच्चे क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चन के रिप्लाई टीचर ने देनी है,
और बच्चे और क्वेश्चन करें, यानी टीचर को भी अपनी लर्निंग स्ट्रांग करनी पड़ेगी, तभी तो वो स्टूडेंट्स की लर्निंग के क्वेश्चन दे पाएगा, और जितने रिप्लाई वो टीचर दे पाएगा उतनी स्टूडेंट की लर्निंग बढ़ती जाएगी। सो इंटरकनेक्टेड, ये चीज इसने एक्सप्लेन की है। आगे एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, अगेन रिलेटेड है। देखो मैं आपको एक सीक्वेंस में कह रहा हूँ, सर सारी चीजें ना रिलेटेड है आपस में। सो असर्शन क्या कहती है, टीचर शुड ट्राई टू अवॉइड डिस्कसिंग कॉम्प्लेक्स इश्यूज, मतलब टीचर को कोशिश करनी चाहिए जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज है उसको डिस्कस करे ही ना, क्लास में छोड़ दे उसको। रीजन क्या कहता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड फैसिलिटेट अ मूवमेंट फ्रॉम एक्सप्लोरिंग सिंपल इश्यूज टू कॉम्प्लेक्स इश्यूज, यानी जो क्लासरूम कम्युनिकेशन हो रही है, जो क्लासरूम पूरी इंटायर में कम्युनिकेशन टेक प्लेस कर रही है, वो मूवमेंट को हेल्प करे, सपोर्ट करे कि मूवमेंट हो, सिंपल इश्यूज को आप स्टडी करके कॉम्प्लेक्स इश्यूज तक आगे जाओ। अब इनमें से क्या ठीक है क्या है वो देखते हैं। देखो जो असर्शन है वो गलत है, अगर टीचर कॉम्प्लेक्स इश्यूज को डिस्कस ही नहीं करेगा तो स्टूडेंट की एक क्वालिटी लर्निंग उसको कैसे मिलेगी, वो तो किताबों तक सीमित रह जाएगा, उसे तो बस रट्टाफिकेशन होगी, मतलब उसको चीजें क्लियर ही नहीं होगी। यानी टीचर्स को कोई रिक्वायरमेंट शुड नॉट नेसेसरी स्ट्राइव टू अवॉइड डिस्कसिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स इश्यू, यानी टीचर को ये नहीं करना चाहिए कि वो कॉम्प्लेक्स इश्यूज को अवॉइड करे, बल्कि उसे उनको एक्सप्लेन करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स इश्यूज एक वैल्यूएबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए उनको प्रोवाइड करते हैं। जितने कॉम्प्लेक्स इश्यूज होंगे, जितनी डिटेल में डिस्कशंस होंगे, वो लर्निंग वैल्यूएबल बन जाएंगी स्टूडेंट्स के लिए। वो क्रिटिकल थिंकिंग जो स्किल्स है ना स्टूडेंट की, उसको प्रमोट करेंगे, उनके बहुत सब्जेक्ट मैटर की जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है उसको फोस्टर करेंगे, यानी बच्चे खुद ट्राई करेंगे कि वो और डीप में जाके चीज़ों को समझें, स्टडी करें, क्रिटिकली सोचें, यानी। और जो रीज़न इन्होंने दिया वो ठीक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होती है वो फैसिलिटेट करती है प्रोग्रेशन, यानी जब जब जितनी डिस्कशन का लेवल बढ़ता जाएगा आप सिंपल इश्यू से कॉम्प्लेक्स वन तक मूव करते जाओगे, क्योंकि डिस्कशंस आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं। ये स्टूडेंट डेवलप करेंगे अपनी एनालिटिकल एबिलिटीज़ को, अपनी नॉलेज को, यानी वो बहुत कुछ वैल्यूएबल लर्निंग की फॉर्म में अचीव कर पाएंगे। आगे चलते हैं, वो क्या कह रहे हैं, एम ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर अ वोकेशन अलोंग विद रेगुलर जनरल एजुकेशन। देखो आपको जैसे पता ही है, अब हर यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में एक तो नॉर्मल कोर्सेज होते हैं, एक वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, वोकेशनल एजुकेशन। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, जो आप एजुकेशन की वोकेशनलाइजेशन कर रहे हो, जो वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसका काम ये है कि स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जा सके वोकेशन के साथ साथ, जो जनरल एजुकेशन के लिए तो वो हो रहा है, उसके साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी इसको दी जाए। देखो अगर आप एजुकेशन की वोकेशनलाइजेशन कर रहे हो तो उसका मेन काम ये होता है कि आप स्टूडेंट्स को इक्विप कर रहे हो कि उनके पास स्किल्स और नॉलेज हो, यानी वो अपनी स्किल्स जो अगर तो पुरानी है तो उनको और इन्हेंस करें, अगर नहीं है तो उनको स्किल्स एक्वायर कराओ, वो अपनी नॉलेज को यूज करेंगे स्पेसिफिक वोकेशंस और प्रोफेशंस के लिए अलॉन्ग साइड ब्रॉडर जनरल एजुकेशन। यानी किताबों से तो आपको उन्हें पढ़ाना ही पढ़ाना है, नॉर्मल एजुकेशन तो आपने करवानी करवानी, उसके साथ साथ स्किल्स बनाओ, वो बच्चे स्किल्स उनको यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे नॉलेज को प्रोफेशनल्स में, ठीक है। यानी ये एम्फसाइज करता है कि आप प्रैक्टिकल और जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग को इंटीग्रेट कर दो करिकुलम के साथ। जो सिलेबस में मेंशन है वो तो करना ही करना है, करिकुलम तो करना ही करना है, उसके साथ प्रैक्टिकली या जो जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स है उनको भी इंटीग्रेट कर लो, उनको जोड़ दो। इससे स्टूडेंट की एम्प्लॉयबिलिटी और रेडीनेस स्पेसिफिक करियर के लिए इनहैंस होगी। मतलब इन दिस सेंस अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो, अगर मान लो आप एमकॉम कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, मास्टर्स में एक तो आप एमकॉम की पढ़ाई पूरी करोगे, वो साथ ही साथ आपको स्किल्स भी दे कि आप अगर एमएनसी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे काम कैसे होगा, आपको ट्रेनिंग देकर आप बैंक में करोगे तो वहाँ पे काम कैसे होगा, जौन से मर्जी प्रोफेशन। इससे स्टूडेंट्स हर प्रोफेशन को, करियर को परस्यू करने के लिए पहले ही रेडी हो जाएंगे। समझ के कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, चाहे टेलीग्राम पे मैसेज करो, डायरेक्ट मैसेज करो, चाहे डिस्कशन ग्रुप में करो, चाहे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में करो, डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे चलते हैं, एक्शन वर्ब्स फॉर कॉम्प्रिहेंशन लेवल, इनका क्या मतलब है। देखो जो एक्शन वर्ब्स है ना कॉम्प्रिहेंशन लेवल के, बेसिकली ये वो एक्शंस है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को समझते हो और इंटरप्रेट करते हो, यानी इंफॉर्मेशन को समझना, दिमाग में बिठाना और उसको किस तरीके से आप बताओगे इंटरप्रेट करके, उसमें एक्शन वर्ब्स होते हैं। इसमें 3 मेन आते हैं, उन्होंने आपको 5-7 ऑप्शंस दी थी, वो चूज करके बताते थे, आप चूज करके बताओ कि इनमें से एक्शन वर्ब्स हैं कौन से अगर कॉम्प्रिहेंशन लेवल के। इसमें सबसे पहला था कन्वर्ट, सेकंड था पैराफ्रेज और थर्ड था समराइज। ये तीनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कॉम्प्रिहेंशन के, यानी आप किसी चीज को कॉम्प्रिहेंड कैसे कर रहे हो, समझ किस तरीके से रहे हो।
देखो कन्वर्ट का सिंपल मतलब है आप इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करते हो एक फॉर्म से दूसरे तक, जैसे आपने एक टेक्स्ट मैसेज को फॉर्मेट में या किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में समरी में कन्वर्ट कर दिया, ये होता है कन्वर्ट एक्शन वर्ब का मतलब सिंपल वे में अगर मैं आप समझाऊं तो आप इंफॉर्मेशन को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कर रहे हो कन्वर्ट। सेकंड होता है पैराफ्रेज। देखो ये चीज़ें आपने बहुत बार सुनी होगी, अगर आप थीसिस भी कर रहे हो उसमें ये चीज़ें बड़ी यूज होती हैं। देखो पैराफ्रेज का मतलब है आप इंफॉर्मेशन को रीस्टेट कर रहे हो अपने वर्ड्स में, उसका ओरिजिनल मीनिंग रिटेन करते हुए। यानी ठीक है, जो एक चीज़ का ओरिजिनल मीनिंग है वो तो आपने मेंटेन किया, बट आप इंफॉर्मेशन को रीस्टेट कर रहे हो मतलब अपनी भाषा में। जैसे देखो जब एग्जामिनेशन में हम पेपर्स को लिखते हैं, देखो आपको कौन सा, हमें बुक लैंग्वेज तो नहीं याद रहती ना, बुक लैंग्वेज तो कोई भी नहीं बच्चा याद करता, कॉन्सेप्ट को समझ के जाता है वो, उसको अपनी भाषा में ओरिजिनल मीनिंग को रिटेन करके एक्सप्लेन कर देता है, वो होती है पैराफ्रेजिंग। नेक्स्ट आता है समराइज। इसमें आप ना पूरे जो आपका टॉपिक है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो पूरी डिटेल है, आप उसको ना कंजाइज ओवरव्यू देते हो, मतलब मेन पॉइंट्स और जो इंसेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको हाईलाइट कर देते हो। समरी बताना यानी अगर पूरे एक चैप्टर की समरी है, मतलब 10 पेजों का चैप्टर आपने 1.5 पेज में समरी बना दी, उसमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट इंक्लूड कर दी, वो होता है समराइज करना। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब आगे आता है आपने लर्निंग थ्योरीज को पेयर करना है उनके थ्योरिस्ट के साथ। वो किस तरीके से करोगे? देखो सबसे पहले आती है क्लासिकल कंडीशनिंग। अब जो ये है, ये एक लर्निंग थ्योरी है, इसे इवान पावलोव ने दिया था, जो एक फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिसने बहुत सारे फेमस डॉग्स के साथ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, और ये जाना ही कंडीशन रिफ्लेक्सेस के लिए जाता है। मतलब इवान पावलोव वो बंदा है जिसने डॉग्स के साथ बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट्स किए, और इसने कई सारे कंडीशन रिफ्लेक्सेस दिए अपने काम इस पे करके। इसने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी। आगे आती है ऑपरेटेंट कंडीशनिंग। देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी है ना, इसे BFs की नाम मत भूलना, नाम ही पेपर में आते हैं, कोई नहीं पूछता आपको थ्योरीज आती हैं, थ्योरी का क्या मतलब, नाम पूछे जाते हैं। इसे जो आपकी थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इसे BF स्किनर ने डेवलप किया था, जिसका काम था कि वो, इसका जो मेन फोकस था कि जो बिहेवियर है उसको किस तरीके से शेप किया जाता है कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू, यानी जो नतीजे या जो कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं उसको किस तरीके से यूज करके बिहेवियर को शेप किया जाता है। थर्ड हमारे पास आती है सोशल लर्निंग थ्योरी। इसको एल्बर्ट बेंडोरा ने दिया था, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताई है। इसने थ्योरी प्रपोज की थी, सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बेंडोरा ने प्रपोज की, जिसका मेन एम्फेसिस था कि आप ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को इंपॉर्टेंस दो, यानी जो चीजें ऑब्जर्व करके सीखी जाती हैं, यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है जो, उसको बकायदा इंपॉर्टेंस दो, यानी हर चीज बताई नहीं जाती, कुछ देख के भी सीखी जाती है। और जो आपके सोशल फैक्टर्स हैं, क्या उनका रोल है आपके बिहेवियर को शेप करने में, उस चीज को भी बकायदा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंस्ट्रक्टिविज्म। देखो लेव विगोत्स्की इसके साथ रिलेटेड है, ये हमने ऑलरेडी किया था। इसने कंट्रीब्यूट किया है डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज, यानी जितने भी कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज डेवलप हुई है उसका लेव विगोत्स्की का, यानी विगोत्स्की, इसमें टी साइलेंट होता है, यानी उसका जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो है, जो हाईलाइट करता है कि जो आप सोशल इंटरेक्शन और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है लर्निंग में, उसके रोल को, मतलब सोशल इंटरेक्शन का बहुत ज़्यादा रोल है अगर आपने अच्छे से चीज़ों को सीखना है, लर्न करना है। उन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ को एक कल्चरल बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। आगे आती है अगेन दो स्टेटमेंट्स जो पेपर में बहुत बार पूछी गई है। नंबर 1, only phenomena and knowledge confirmed by the senses can genuinely be warranted as a knowledge। जो फिनोमिना या जो नॉलेज जिसको सेंसेस कंफर्म करती हैं कि वो जनरली वारंटेड है, मतलब जिनको आपने देखा समझा, मतलब जो आपकी सेंसेस होते हैं 5 ह्यूमन बीइंग की सेंसेस, अगर ये चीज़ें कोई फिनोमिना या नॉलेज को कंफर्म करती है तो वो ही अकेली नॉलेज होती है। ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट थी। देखो एम्पेरिकल एविडेंस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नॉलेज का, बट ये अकेला सोर्स नहीं है। ठीक है, आपके पास एक एम्पेरिकल कोई एविडेंस होना चाहिए कि हमने चीज़ ये सीखी है, ये आपके पास एविडेंस है, बट ये आप अकेला सोर्स नहीं मान सकते। ये स्टेटमेंट गलत थी। सेकेंड स्टेटमेंट थी साइंस मस्ट या प्रिज्यूमेबली कैन बी कंडक्टेड इन अ वे दैट इज वैल्यू फ्री। अब जो साइंस है या तो वो हमेशा या कई बार कंडक्ट की जा सकती है एक वैल्यू फ्री वे में। ये स्टेटमेंट ठीक थी बट एक हद तक।
जो आइडियल साइंटिफिक अप्रोच है ना, उसका मेन एम होता है कि आप बायसेस को, यानी जो आप भेदभाव कर रहे हो उसको मिनिमाइज करो, और जो आपकी सब्जेक्टिव इन्फ्लुएंसेस है रिसर्च प्रोसेस को उन्हें कम करो। यानी जो चीज़ें आप रिसर्च प्रोसेस में अपने फेवर के लिए या अपने फायदे के लिए कर रहे हो उन चीज़ों को कम किया जाए, ये आइडियल साइंटिफिक अप्रोच का मानना है। यानी हाउएवर ना, जो आपकी कंप्लीट वैल्यू न्यूट्रलिटी है ना, वो डिफिकल्ट है। मतलब ठीक है, भेदभाव होंगे, बट वो एक बहुत कम लिमिट में होने चाहिए, वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आप न्यूट्रलिटी कभी नहीं अचीव कर पाओगे। यानी क्योंकि सिंस जो रिसर्चर ना, उनके अपने से ये चीज़ क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि जो रिसर्चर्स होते हैं ना, उनके भी अपने इम्प्लिसिट बायसेस होते हैं, उनके अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव है। यानी अगर मान लो अगर आप एक चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो तो डैम श्योर उस रिसर्च में आप अपनी नज़रिए को तो एक इंपॉर्टेंस दोगे ना। सो ये चीज़ वर्क को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे करते हैं। आगे आता है, देखो जो एक है वो कहते हैं द मॉडल डिजाइन फॉर स्टडी ऑफ सोशल इश्यूज एट वेरियस लेवल इज जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी। एक ऐसा मॉडल है जिसे डिजाइन किया गया सोशल इश्यूज को स्टडी करने के लिए अलग अलग लेवल्स पे, उसे हम जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी के नाम पे जानते हैं। ठीक है, अब जो इसका जो मेन काम है ना, वो ये है कि आप सोशल इश्यूज, लॉस या पॉलिसी है ना जितनी भी, उनको समझो। यानी क्या सोशल इश्यूज चल रही हैं, क्या पॉलिसीज उनके के लिए बनाई गई हैं, क्या लॉस हैं जो कम्युनिटी को, स्टेट को या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रही है। चाहे वो स्टेट लेवल पे ऑपरेट करें, कम्युनिटी के लेवल पे, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल। यानी आप प्रिंसिपल्स को, जितने भी आपको है वहाँ पे सोसाइटी में, कम्युनिटी में जो वैल्यूज़ चल रही हैं, जो एथिक्स है, उनको बहुत अच्छे से एग्जामिन करते हो, समझते हो। यानी आपको वो इश्यूज समझ, अगर आप उन चीज़ों को समझोगे तो आपको इश्यूज समझ आ जाएंगे और उनका इम्पैक्ट पड़ जाएगा, कि आपको पता चल जाएगा इस सोसाइटी में उस चीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। आगे वो क्या कह रहे हैं, द कोर ऑफ टीचिंग प्रोसेस इज द अरेंजमेंट ऑफ एनवायरमेंट्स विद इन विच स्टूडेंट्स कैन इंटरेक्ट एंड स्टडी हाउ टू लर्न। एक स्टेटमेंट थी, वो क्या कह रहे हैं, देखो जो आपका टीचिंग प्रोसेस, यानी आप जो टीच कर रहे हो, जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है, उसका जो कोर है, जो उसकी मेन चीज़ है ना, वो अरेंजमेंट है एनवायरमेंट का। यानी वो अरेंजमेंट जिसके अंदर आप स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, यानी वो जो इन्वायरमेंट कैसी है, क्या अरेंजमेंट है उसमें जिसमें आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, कि वो ही टीचिंग प्रोसेस की कोर है। यानी आप किस तरीके से वो लर्न कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि देखो जो इम्फोसिस, यानी जो आपकी इम्फोसिस देनी चाहिए, आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, अगर आप एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहे हो, ये स्टूडेंट इंटरेक्शन प्रमोट करेंगे, यानी स्टूडेंट अच्छा फील करेंगे। जितने देखो, अगर आपके टीचिंग प्रोसेस को, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम को सपोर्ट एक एनवायरनमेंट दे रही है, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। स्टूडेंट्स भी ट्राई करेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, वो इंटरेक्ट करेंगे आपके साथ, वो अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, टॉपिक सुनेंगे, फिर अपने आइडियाज देंगे, वो एक्सप्लोरेशन होगी, लर्निंग बहुत इफेक्टिवली कंडक्ट हो पाएगी अच्छे एनवायरनमेंट में। ठीक है, समझ गए। आज के सेशन के क्लास स्टेटमेंट को हम करने जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बिहेवियर थ्योरी अप्रोच इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस इंक्वायरी। जो टीचिंग में एक बिहेवियर थ्योरी अप्रोच है ना, उसमें कंटिन्यूस इंक्वायरी आती है। ये करेक्ट है स्टेटमेंट या इनकरेक्ट? ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बिहेवियर थ्योरी में कंटिन्यूस इंक्वायरी आती है। देखो जो बिहेवियर थ्योरी है ना, इसमें आप लगातार इन्वेस्टिगेशंस करते हो, बिहेवियर को एग्जामिन करते हो, ताकि आप समझ पाओ अंडरलाइन प्रोसेसेस को और इफेक्टिव इंटरवेंशंस कर पाओ। मतलब बिहेवियर का मतलब यानी बंदे के काम करने का तरीका, यानी आप बिहेवियर थ्योरी में ना इन्वेस्टिगेट करते ही रहते हो। मतलब आप एक बार इन्वेस्टिगेट करके उसको बंद नहीं कर सकते, आपको कंटिन्यूसली चीज़ों को देखना ही पड़ेगा, आपको बिहेवियर को एग्जामिन करना ही पड़ेगा, तभी आपको जितने भी प्रोसेसेस हैं वो समझ आ पाएंगे और आप एक इफेक्टिव इंटरवेंशन अपने आप को इन्वॉल्व करके बहुत चीज़ें फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम अपना आज का सेशन करते हैं कंप्लीट। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए। सो अगेन इसकी आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे इंग्लिश और हिंदी में मिल जाएगी। सो पहले सेशन समझो, टॉपिक समझो, उनके मतलब समझो, फिर PDF से गो थ्रू हो, डैम श्योर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो और एक बात, जो बच्चे मेरे सेशंस लगातार देख रहे हैं, कल आपने क्विज मैंने किया था उसको जरूर सॉल्व करो, एक नोटबुक लगा लो, सेट मतलब क्विज नंबर 1, पता नहीं हमने कितने क्विजेस कंडक्ट करने, अपने आंसर लिखो। और मैंने ना कल स्पेसिफिकली मेंशन किया था, ग्रुप में भी मैसेज किया था, अगर आपने क्विज सॉल्व किया तो मुझके अपने मार्क्स जरूर बताना। एक भी बच्चे ने रिप्लाई नहीं किया। देखो दैट अ वेरी बैड थिंग ऑन योर पार्ट, ये चीज़ को अवॉइड करो। अगर आप बताओगे, अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे तो तब भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा।
सो आज का सेशन करते हैं वाइंड अप। आपको पता है अल्टरनेट डेज क्लासेस करिए, कल हम अपने पेपर टू कॉमर्स की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं कल, चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको PDF भी मिल जाएगी, ये क्लास भी अभी लाइव हो जाएगी कुछ टाइम में। सो मिलते हैं कल विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स फॉर अवर पेपर टू कॉमर्स सेशन। गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड।